Hello, friends. Good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today, the date is 31st March, so let's get started. CAA rules silent on fate of rejected application. नो सी इतनी माइन्यूट चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बट फिलहाल के लिए आपको अवेयरनेस के तौर पे पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी बनी हुई है कि अगर रिजेक्ट हो जाती है किसी की एप्लीकेशन, तो वो फर्दर अपील कहाँ करेगा। Now see, if an application is rejected, people may end up in detention center. अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आपको डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इज कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं अंडर द पेरेंट लॉ दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955, राइट। ये हमारा पेरेंट लॉ है और ये लॉ कहता है दैट एप्लीकेंट मे फाइल ए रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days and the decision of the central government on such review shall be final। देखिए, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप एक रिव्यू एप्लीकेशन डाल दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन देगी फाइनल होगा। दिस इज एज पर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, राइट। दिस इज द वन एस्पेक्ट। तो सेकंड एस्पेक्ट जो कह रहा है कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने वर्क किया है इस पर, वो कह रहे हैं द रिव्यू ऑफ द रिजेक्शन इज टू बी डन बाय द सेम अथॉरिटी, द एम्पावर्ड कमिटी। ओके, ये कह रहा है कि इसी एम्पावर कमिटी के पास ही आपको वापस जाना होगा रिव्यू कराने के लिए जिसने आपका रिजेक्शन किया है एज पर द सेक्शन 15A ऑफ द एक्ट। In case the review is rejected, the writ petition can be filed before the High Court. Now, this is the second scenario, right? तो ये जो रिजेक्शन के बाद मैं वापस से रिव्यू की अपील कहां करूं उसको लेकर एम्बिग्यूटी बनी हुई है, right? This ambiguity around the rejection of the application poses a concern, especially for a मथुआ community वेस्ट बंगाल। ये हमने कल के एनालिसिस में देखा था अबाउट दिस मथुआ कम्युनिटी, वेस्ट बंगाल से आई है, मोस्टली ये दलित कम्युनिटी होती है वहां की, राइट। इनके बारे में हमने कल भी जाना था, आपने एनालिसिस देखा कल का या नहीं देखा वो आपको याद होगा। ओके, मथुआ कम्युनिटी वेस्ट बंगाल से आई है। दे आर मोस्टली दे आर दलित, दैट इज शेड्यूल कास्ट, माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो गया एक आर्टिकल। अगले पे चलते हैं, यूएपीए केस। तो ये यूएपीए का जो एक्ट है पूरा 1967 का, ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। वैसे मुझे आज ही करना था बट वो मैंने लास्ट में एक आर्टिकल आएगा अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, और मैंने अरुणाचल प्रदेश को आज पूरा डिटेल में लिया है। उससे रिलेटेड हर एस्पेक्ट हमने कवर किया है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ब्रिज वगैरह से लेकर वहाँ के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक। ओके, तो आज हम लोग इसी लेक्चर के एंड में उसके बारे में देखेंगे। तो आज मैंने यूएपीए स्किप कर दिया है बट इसको हम कल कवर कर देंगे। इससे पहले मैं आपके साथ पीएमएलए एक्ट कर चुका हूँ, राइट। और उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, वो हमने कल देख लिया था। ठीक है, दो एक्ट हमने डिटेल में देख लिए। यूएपीए एक्ट को हम बहुत ही जल्द देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होंगी जो अलग अलग एक्ट न्यूज में रहे हैं पिछले साल भर में, हम उनको जानेंगे। देखिए हम जानेंगे इसको न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूपीएससी पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है। लोग ना रट्टा मार मार के गए थे, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये सब करके गए वो लोग। बट यूपीएससी ने उनको फंसाया कहां पर, ऐसा स्टेटमेंट दिया एग्जाम में, जो दो तीन स्टेटमेंट देता है उसमें से एक आध स्टेटमेंट ऐसा डाल देता है जो सिर्फ न्यूज़पेपर में कहीं बहुत माइन्यूट इन बिटवीन द लाइन आया होगा ना, वहां से डाल दिया। ओके, अब वो चीज आपकी स्टैंडर्ड बुक में थी नहीं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि आपकी कोचिंग के जो मटेरियल्स हैं या जो बुक्स वगैरह स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो लोग आपको क्या दे रही हैं। वो उस कंटेंट के अलावा कोई ऐसा पॉइंट डाल देते हैं जो उस एक्ट का पार्ट है लेकिन जनरली आपके स्टैंडर्ड बुक में कवर नहीं होता है। उसके सामने शंकर आईएएस की भी एनवायरमेंट की बुक फेल हो गई थी, राइट। प्लास्टिक पॉल्यूशन एक्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल दिए थे उन्होंने जो न्यूज़पेपर में तो आए थे लेकिन वहां इंक्लूड नहीं थे स्टैंडर्ड बुक में। ठीक है, तो मैं आपको ये जो एक्ट वगैरह कराता हूँ, जैसे कल मैंने पीएमएलए में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि इसमें अब आपके जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं ये सब लोग इसका पार्ट है, लेकिन जो लॉयर या लीगल एडवाइजर टाइप के लोग हैं वो पीएमएलए की डेफिनेशन में नहीं आते, क्योंकि वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। आपके अकाउंटेंट, आपके सीए, ओके, ये सब कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसलिए उनको 2023 में अमेंडमेंट करके उनको इंक्लूड कर दिया गया पीएमएलए में, राइट। तो ये चीजें आपको न्यूज़पेपर से ही होंगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपका एग्जाम 20 दिन पोस्टपोन हुआ है ना, तो हम भी यहाँ 20 दिन एक्सटेंड करेंगे अपने आप को, क्योंकि हम लोग इसको ऑलमोस्ट 30 अप्रैल तक तो लेकर जाएंगे न्यूज़पेपर को। मिस करना ना करना वो आपकी मर्जी। और देखिए ये स्कूल के एग्जाम्स नहीं है, आप इस इल्यूजन में मत रहिए कि क्वेश्चन पेपर तो एक पर्टिकुलर टाइम के पहले बन जाता है, नहीं बनता है। एग्जाम के सिर्फ 15 दिन पहले कहीं जाकर आप ये सोच सकते हो कि अब मैं नहीं देखूंगा कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह। ओके, उनके पास होता है यार अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक। और अब हम लोग जब कहते हैं ना कि 3 साल पुराना करंट अफेयर, 4 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है, वो पूछा इसलिए जा रहा है कि हर साल करंट अफेयर से उसके लोग क्वेश्चंस बनाते रहते हैं।
ठीक है, बट अल्टीमेटली उसको 100 ही क्वेश्चन देने हैं। तो जो क्वेश्चन बैंक बच गया पिछले 2-3 साल का भी, उनमें से भी वो देखता है कि यार कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पिछले साल आ नहीं पाया था ड्यू टू नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड थे, तो इस साल क्या उसको इंक्लूड किया जा सकता है, तो वो करते हैं। ओके, फाइनल पेपर जो आपका होगा, फाइनल शेप जो लेता है पेपर, वो 15-20 दिन पहले ही लेता है आपका। तो इस इल्यूजन में मत रहना कि मैं 1-1.5 महीने पहले न्यूज़पेपर फॉलो करना छोड़ दूं, नहीं छोड़ना है। ओके, हम छोड़ेंगे आराम से 20, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन पहले, बस इससे पहले नहीं छोड़ेंगे। बाकी फॉलो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। एनीवे, भारत रत्न दिया गया है फाइनली। तो चार, इनमें से 4 जो हैं उनको तो पोस्टमसली दिया गया है, दैट इज उन सबकी डेथ हो चुकी है, और एक आडवाणी जी हैं तो उनको घर जाके दिया गया है। ऑलराइट, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड एम एस स्वामीनाथन ये हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। चारों को पोस्टमसली दिया गया है। आडवाणी जी को उनको उनको उनके घर जाकर दे दिया जाएगा। नाउ सी, चौधरी चरण सिंह, इवन आई पर्सनली बिलीव कि ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो शायद अगर इनका टेन्योर थोड़ा सा लंबा होता ना, तो हम एग्रीकल्चर में आज जो देख रहे हैं कुछ बेटर देखते, शायद कुछ और चेंजेस दिखते हमें एग्रीकल्चर में। वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते थे एंड काफी हद तक थे, वो फार्मर्स की कंसर्न को बेटर समझते थे। नाउ इनका कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म। उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर बिहार के, इन्होंने ओबीसी यानी कि ओबीसी दलित पिछड़ा जिनको हम कहते हैं, राइट, उनके उनके लिए काफी वर्क किया था, लाइव्स ऑफ डिसएडवांटेज पीपल के लिए। खैर, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो हर चीज पर वोट की नजर से देखती है। किसान थोड़े नाराज चल रहे हैं तो चौधरी चरण सिंह को दे दिया भारत रत्न, इससे खुश हो जाएंगे। राइट, स्वामीनाथन जी को दे दिया, इससे भी किसान थोड़े खुश हो जाएंगे। सिमिलरली ओबीसी को खुश करना है थोड़ा सा, तो कर्पूरी ठाकुर जी को दे दिया। इस गवर्नमेंट के आपको लगभग हर स्टेप अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, वर्चुअल एसेट, सी वर्चुअल एसेट्स क्या होते हैं, इस पे ऑलरेडी हम मेंस 450 प्लस में एक पूरा सेशन कर चुके हैं पहले। अगर आपने देखा था तो रिवाइज कर लेना, नहीं देखा था तो अब देखने का वक्त नहीं है आपके पास, वो सब मत करो, ठीक है। एफएटीएफ, ये मैं आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में एफएटीएफ के बारे में बता चुका हूँ। ग्रे लिस्ट बनाता है, ब्लैक लिस्ट बनाता है एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इसका मेन गोल क्या है एफएटीएफ का, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना। लाइक दिस इज द बेसिक गोल ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कह रहा है कि मैनी कंट्रीज आर येट टू फुली इंप्लीमेंट इट्स रिक्वायरमेंट एम्ड एट प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ वर्चुअल एसेट एंड वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, इनके लिए स्ट्रॉन्ग रूल अभी तक कई कंट्रीज ने नहीं बनाए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। वर्चुअल एसेट्स होते क्या हैं वो सब हम पहले कवर कर चुके हैं। इट इज एनी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट कैन डिजिटली ट्रेडेड, ट्रांसफर्ड और यूज फॉर पेमेंट। एंटीसिपेटरी बिल क्या होती है, आपके अगेंस्ट कोई केस आया, ठीक है, आपके अगेंस्ट वारंट बीच हो गया, इसको अरेस्ट करो, और आपने अरेस्ट होने से पहले ही पहुंच गए, यानी कि प्री अरेस्ट, आप पहले ही जाके आपका लॉयर जाकर बेल ले आया कोर्ट से, ठीक है, प्री अरेस्ट बेल। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट। राइट, प्री अरेस्ट बेल, तो ये जनरली दे दी जाती है, क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करते हैं इंडिया में, दैट बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन। बेल इज नॉर्म एंड जेल इज एक्सेप्शन। अब सपोज आपने ऑनलाइन कहीं देखिए, वैसे तो अगर आप लॉ को देखेंगे ना, तो अगर आप एक लड़की को आइटम जैसे वर्ड या छम्मक छल्लो जैसे वर्ड भी यूज करते हो ना, अगर आप चलते किसी को इस तरह का टॉन्ट मारते हो, देर इज स्ट्रिक्ट प्रोविजन कि आपको 5 साल की सजा हो सकती है इसके लिए, अगर लड़की सीरियसली उसको ऑफेंड फील करे और रिपोर्ट कर दे आपके अगेंस्ट। राइट, इस तरह की चीजें हैं। बट क्या होता है ऐसे केस में, कभी आपके खिलाफ कंप्लेंट हो भी गई तो जनरली आप एक वकील करते हो, वो जाकर अरेस्ट से पहले ही आपके लिए बेल ले आता है। इसको हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, अरेस्ट से पहले ही ले ली जाती है, प्री अरेस्ट बेल। बट ये दिया गया था एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल, ओके, नॉट टू बी गिवन फॉर द आस्किंग, मतलब हर केस में अगर आप देने लगोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के लिए दिया गया था कि कई बार जैसे मान लो कि डॉरी का केस हुआ है, ठीक है, अब तो पहले तो अलाउ था भी नहीं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद जाके अरेस्ट कीजिए, वरना अदरवाइज पहले क्या होता था, लड़की ने सिर्फ कंप्लेन की एंड सारे इन लॉज को अरेस्ट कर लिया जाता था बिना इंक्वायरी किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि देखिए बाद में हो सकता है, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 54% जो केस कंप्लेंट्स आई हैं अंडर द डॉरी एक्ट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वो फेक होती हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है। नो, इसको आप मैन वर्सेस विमेन मत देखिए, ठीक है, क्योंकि जब इस तरह की फेक केसेस आते हैं और पूरी फैमिली अरेस्ट होती है तो उसमें रिपोर्ट उस मदर के अगेंस्ट भी जाती है जो खुद भी विमेन है।
ओके। उस बहन के अगेंस्ट भी जाती है जो उस उसके हस्बैंड की सिस्टर है, उसकी भी इमेज खराब होती है। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मैन वर्सेस वुमेन, इट्स अ मैटर ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग, राइट? तो फेक केस को क्रिटिसाइज ही करेंगे आप, चाहे वो कुछ भी हो। बट जब मोर देन 50% किसी लॉ में फेक केसेस आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी गाइडलाइन देना जरूरी हो जाता है कि आप पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसके बाद, ठीक है? तो ऐसे में कभी कंप्लेन आ भी गई तो फिर आप एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हो, या आपके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट आई है तो आप जाके पहले एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हो कि मुझे अभी बेल दे दीजिए और मुझे मौका दीजिए कि मैं अब साबित कर सकूं कुछ। Supreme Court has, in a judgment, said that bail may be the rule in many cases, but anticipatory bail is certainly not the norm. लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग बेल को इतना ज्यादा लाइटली भी ले लेते हैं कि हर केस में, लाइक जैसे एसिड अटैक हुआ है, ये बहुत बहुत सीरियस केस होता है, ठीक है? या लड़की के अगेंस्ट कुछ हुआ है, तो उसमें अगर सामने वाले को एंटिसिपेटरी बेल मिल गई तुरंत ही, तो वो बाहर आके और बड़ा डेंजर बन जाता है उस लड़की के लिए, राइट? अगर कंप्लेन की और तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया तो फिर भी कोई डर नहीं है, लेकिन अगर उसने जाके बेल ले ली अरेस्ट होने से पहले, तो फिर वो अगले 2-4 दिन आपको और आपकी फैमिली को अच्छा खासा हॉन्ट करेगा, राइट? तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटिसिपेटरी बेल मस्ट नॉट बी द नॉर्म इन मैनी केसेस। और कौन से केसेस? मोस्टली द केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एंटिसिपेटरी बेल शुड नॉट लीड टू मिस कैरिज ऑफ जस्टिस, ठीक है? ये ना हो कि आप गए थे वहां पर रिपोर्ट करने उसके अगेंस्ट, बट उसको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई और आपका जस्टिस में से फेथ ही चला जाए कि मैं कंप्लेन करने जाऊं, उसको तुरंत बेल मिलेगी एंड ये फिर मुझे हॉन्ट करेगा, नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ठीक बात कही है। नॉट जस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बट ऐसे कई केसेस हैं जिस केस में कई बार हमें लगता है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए थी बट मिल जाती है। ऐसे कई एसिड विक्टिम्स हैं जो आज बहुत मुश्किल से लाइफ जी रही हैं, जो अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकती, लेकिन उनके साथ वो करने वाले कल्प्रिट अच्छी खासी फैमिली लाइफ जी रहे हैं शादी करके मस्त तरीके से। ओके, तो कुछ क्राइम इतने सीरियस हैं जिनमें शायद बेल मिलनी ही नहीं चाहिए। उल्लू, उल्लू ऐप वी ऑल नो, ठीक है? काफी एडल्ट कंटेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है, बट कहता है कि मैं तो 18 प्लस की रिस्ट्रिक्शन भी लगा के रखता हूँ। यार 18 प्लस की रिस्ट्रिक्शन लगा भी लोगे, सब एक्सेस करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है? तो गूगल की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था, और इनकी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, दिस डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल, राइट? दिस इज सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी और उल्लू खुद इसका मेंबर है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी यानी कि कोई अलग से अथॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बना रही है रेगुलेट करने के लिए। ये जितनी भी ऐप्स चल रही हैं, ये लोग अपने आप में ही, जैसे न्यूज़ चैनल से बहुत सारे, ये अपने आप में एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लेते हैं कि हम लोग कुछ अपने स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और उनको फॉलो करेंगे, राइट? इन स्टैंडर्ड से बाहर नहीं जाएंगे हम लोग। और उसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने भी कहा था गवर्नमेंट को कि आप एक एक्शन लीजिए इन ऐप्स के अगेंस्ट। उल्लू तो चलो ठीक है, फिर भी उतना एडल्ट कंटेंट नहीं है, बट और भी कुछ ऐप्स हैं, जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ यहाँ पे, हॉटशॉट, ओके, वीआईपी, मोज फ्लिक्स, मूड एक्स, अनकट अड्डा, ये तो सुपर एडल्ट कंटेंट दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में पोर्नोग्राफी आउटराइटली बैन नहीं है, ओके? वो आप एक्शन ले सकते हो कि ये डोमेन नेम बंद कर दो, वो डोमेन मतलब वो थोड़ा सा डोमेन नेम अपना चेंज करेंगे, वापस आ जाएगी वो वेबसाइट, ओके? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच वेबसाइट, तो उनको बैन नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, पॉसिबल ही नहीं है वो। अब पिछले मंथ भी गवर्नमेंट ने 18 सर्च एप्स को ब्लॉक किया था, पिछले मंथ, फॉर ऑब्सेंस एंड वल्गर कंटेंट। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन एप्स में कि इन्होंने फैमिली रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है, राइट? अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो एक इंसेस्ट सेक्स करके कुछ चीज होती है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज सेक्स विद इन फैमिली, राइट? इसके लिए अच्छी खासी सजा होती थी एंशिएंट टाइम में भी। और आज ये जो एप्स हैं, ये इसी तरह की चीजें पब्लिश कर रही हैं, दे आर शोइंग द सेक्स विद इन द फैमिली या क्लोज रिलेटिव्स, डिस्टेंस रिलेटिव्स, ओके? नाउ ये जो बॉडी थी, दिस वाज एस्टैब्लिश अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी थी। तो यहाँ पर उल्लू को उल्लू पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अपने एडल्ट कंटेंट को हटाइए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। यहाँ पर इस फेस्टिवल में ना लड़कों को लड़की बनाया जाता है, राइट? दिस चमिया विलक्कू, चमाया विलक्कू, ये केरल में मनाया जाता है। यहाँ पे मैन को ड्रेस किया जाता है एज अ वेमेन, के थाउजेंड ऑफ मैन ड्रेस एज अ वेमेन थ्रॉन्ग टू कोट्टन कुलंगरा श्री भगवती टेम्पल इन कोल्लम, केरल में आता है, फॉर एनुअल फेस्टिवल चमाया विलक्कू। अगर गलत प्रोनाउंस किया तो सॉरी, ओके? चामिया विलक्कू, यहाँ पर मैन को एज अ वेमेन ड्रेस किया जाता है और ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल दीज आर मैन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, आईएलओ की रिपोर्ट आई थी, इसने कहा था 83% ऑफ इंडियन यूथ इज अनएम्प्लॉयड।
राइट, बट वो थोड़ा सा अंधभक्ति में लीन है हमारे लोग। देखिए मैं आपको बीजेपी की स्ट्रैटेजी अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं, वो तीन पिलर्स पे डिपेंड करती है। एक है चाय बोल टाइप की स्ट्रैटेजी, मैं भी बताता हूँ क्या होती है ये। ठीक है, दूसरी है हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी, राइट, और तीसरी है चाइना टाइप की पॉलिटिक्स। ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है। चाइबोल इज लाइक कि जैसे साउथ कोरिया वगैरह आप जाएंगे तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी कंपनीज मिलेंगी, साउथ कोरिया जापान में, राइट, बड़े मतलब तीन चार ऐसी बड़ी कंपनीज बना दो जो वर्ल्ड की टॉप में आने लगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हमने अडानी ग्रुप को बना लिया, राइट, अंबानी ग्रुप ऑलरेडी था, राइट। जैसे यूएसए के पास क्या है, बहुत है। यूएसए के पास फेसबुक है, यूएसए के पास एलॉन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स है, ऐसे ढेर सारी हैं यूएसए के पास। उसी तरह साउथ कोरिया, जापान, इनमें चलती हैं सैमसंग, सोनी एंड ऑल दिस। तो इस तरह की बड़े बड़े यानी इकोनॉमी में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी बना दो जो वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर टॉप में दिखाई दें। ओके, ये इकोनॉमिक साइड में। हिंदुत्व यानी कि रिलीजन से एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर दो इंडिया पूरे कंट्री में, राइट, कि लोग अपने आप को एक समझने लगे। बट अब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। पॉजिटिव यानी कि हम सबका कल्चर एक है, ठीक है, वी ऑल आर वन। बट हिंदुत्व इज लाइक एक सॉफ्ट हिंदुत्व, एक हार्डकोर हिंदू, ठीक है, वो हम असर देख ही रहे हैं। थर्ड है चाइना लेवल की पॉलिटिक्स। चाइना लेवल की पॉलिटिक्स को ही इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें इतनी सारी सीट्स बनाई गई, करीब करीब 900, राइट। और अब जब 2026 में ये डिलिमिटेशन दोबारा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो लोकसभा राज्यसभा की सीट्स हैं ये इंक्रीज होंगी। ओके, और इसमें हम बात कर ही चुके हैं कि नॉर्थ इंडिया की जो सीट्स हैं उनका परसेंटेज इंक्रीज होगा, साउथ की शायद थोड़ा सा डिक्रीज होगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, राइट। अब चाइना में क्या होता है, उनके भी जो पार्लियामेंट है ना वहां पे करीब 1200 से ज्यादा मेंबर है। अब 1200 मेंबर के बीच डिबेट डिस्कशन तो हो नहीं सकता, राइट, तो वो बस नाम के नमूने बन के रह जाते हैं। इनकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है, हार्डली कुछ 25 से 30 लोग की, वो ही पूरे पार्लियामेंट के डिसीजन ले लेती है। यानी कि चाइना में सिर्फ 25-30 लोग ऐसे हैं जो पूरे देश को गवर्न कर रहे हैं। वैसे ही हाल इंडिया में होगा अगर ये सपोज कि कल को हमारे यहाँ पार्लियामेंट में आफ्टर डिलिमिटेशन न्यू सेंसस करने के बाद इस लेवल की सीट बढ़ जाती हैं तो हमें भी कुछ इस तरह की कमेटी बनानी होगी, एक कोर कमेटी, जो 25-30 लोग ही पूरी कंट्री के सारे पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन लेंगे और बाकी के 900 लोग बैठ के सिर्फ वोटिंग करेंगे। ओके, ये तीन चीजों पर ही डिपेंड करती है, ये पूरा आइडियोलॉजी सेट कर देता है बीजेपी की। इकोनॉमिक में चाइबोल मॉडल फॉलो करना है, वर्ल्ड के ब्रांड्स बनाने हैं। अब ब्रांड्स बनाने का मतलब देखिए, साउथ कोरिया ने जब ये चीज की ना तो उसने क्या किया था कि मैं आपको इंसेंटिव दूंगा, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी, ठीक है, आप जाइए फॉरेन के मार्केट कैप्चर कीजिए, फॉरेन मार्केट कैप्चर कीजिए। सैमसंग एक टाइम पे इंडिया की मार्केट को फ्लश कर दिया था पूरा अपने मोबाइल और ब्रांड वगैरह से, राइट, क्यों, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया था। बट वो इंसेंटिव उनको दिया जाता था इस कंडीशन पे कि आप फॉरेन मार्केट कैप्चर करेंगे। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, अंबानी खासकर अडानी ग्रुप के लिए एयरपोर्ट के रूल्स चेंज किए गए, पोर्ट्स के रूल चेंज किए गए। आज अडानी के पास हर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारी कोस्ट पर एक पोर्ट है, या पोर्ट नहीं है तो एटलीस्ट उसमें एक एक पॉइंट है उसके पास, राइट। तो हमारी ये चाइबोल मॉडल बुरा नहीं था अगर हम इस तरीके के इंसेंटिव देते कि फॉरेन मार्केट कैप्चर करना है, हमें हमें अपनी फॉरेन की अर्निंग बढ़ानी है। लेकिन हमने क्या किया, इन लोगों को सपोर्ट करके अपना ही डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करवाया, राइट। आज रिलायंस ग्रुप सबसे ज्यादा प्लास्टिक सप्लाई करता है। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले पाइप्स, जो आप पाइप देखते हो मोटे मोटे पानी वाले, ठीक है, वो प्लास्टिक के रेट बढ़ गए थे क्योंकि पूरी मोनोपोली अंबानी की आज प्लास्टिक पे। अडानी की मोनोपोली पोर्ट सेक्टर में चले जाइए, आप एयरपोर्ट सेक्टर में चले जाइए, अडानी ग्रुप की मोनोपोली है। कंज्यूमर में आ जाइए, फॉर्च्यून ऑयल वगैरह में अडानी की मोनोपोली है, राइट। आप टेलीकॉम में चले जाइए, अंबानी की मोनोपोली है। आप स्टील आयरन वगैरह में चले जाइए, टाटा की मोनोपोली है। हमने चाइबोल मॉडल फॉलो किया लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि साउथ कोरिया ने फॉलो किया था फॉरेन फॉरेन मार्केट के कैप्चर करने के लिए, हमने फॉलो किसके लिए किया, डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करने के लिए। उसका अंजाम किसको भुगतना पड़ा, हमारे यहाँ की एमएसएमई एमएस को। ये सब नीचे चली गई। डिमोनेटाइजेशन ने 6.5 करोड़ एमएसएमई को नुकसान पहुंचाया। आप इन अडानी अंबानी टाटा इन सबके लोन माफ करते हो, 14 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन हमने माफ किया, लेकिन कभी एमएसएमई का छोटा सा 10 लाख का भी लोन माफ नहीं होगा। ओके, इंटरेस्ट लगता है सुपर हाई। ये जो बड़े ग्रुप्स हैं तो फिर भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर लेते हैं फॉरेन से, 2% इंटरेस्ट मिल जाता है। बट ये एमएसएमई है, इनकी कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट ही बहुत हाई होती है, इसलिए एमएसएमई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं हमारे यहाँ। और ये जो चाइबोल मॉडल हमें फॉलो करना था फॉरेन मार्केट कैप्चर करने के लिए, हमने फॉलो किया इंडियन मार्केट कैप्चर करने के लिए। और क्यों, क्योंकि बैकयार्ड से पूरी आपको इलेक्ट्रल फंडिंग मिलती रहेगी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू।
ठीक है। दूसरी तरफ हिंदुत्व की घुट्टी ऐसी पिलाओ कि इंसान ना इन्फ्लेशन की बात करेगा और ना ही वो बात करेगा अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, दोनों चीज की बात नहीं होती। और ये हिंदू की घुट्टी पिलाने के लिए सबसे बड़ा एजेंट बन के आया मीडिया। दिन रात हिंदू मुसलमान की डिबेट चलती है। ये फेक वीडियो तक निकाल दिए जाते हैं कि मोदी जी विदेश से बचा के ले आए बच्चों को। वो बच्चे खुद कह रहे हैं सामने आके कि पोलैंड की बॉर्डर तक जब तक हम नहीं पहुंचे हमारे पास कोई मदद नहीं आई थी सरकार की तरफ से। पोलैंड बॉर्डर पे हमें रिसीव किया गया, वहां तक हम लोग खुद चल के आए थे। राइट, तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है करंट गवर्नमेंट की सारी पॉलिटिक्स। ये चाइना की वन पार्टी रूल ही स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है ईडी और इनकम टैक्स के थ्रू। अपोजिशन पार्टीज के लोगों को या तो अपनी पार्टी में मिला लो तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाएगी, या उनकी फंडिंग, उनकी जो फाइनेंसेस है उनको फ्रीज करवा दो, और अगर वो भी ना हो तो फिर उनको सीधे अरेस्ट करवा लो। बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वन पार्टी रूल ही स्टैब्लिश किया जा रहा है। right? और जो लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है वो आपको रियलाइज होगा 5 साल बाद। चलिए, तो यहाँ पे आईएलओ ने एक रिपोर्ट निकाली है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर। इसने कहा है कि शेयर ऑन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन इज 83%। बड़ो यूथ मस्त है राम राम में। शेयर ऑफ एजुकेटेड यूथ अमंग ऑल अनएम्प्लॉयड पीपल ऑल्सो इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है। इवन पता है लोग ये तक नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी जो रियल इनकम है वो गिरी है पिछले 10 सालों में, स्पेशली इवन लेबरर्स की भी। वो ये मान लेंगे कि चलो हम 1,000 रुपए कमाते थे, आज हम लोग 1,200 रुपए कमा रहे हैं। इसको बढ़ना नहीं कहते, इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ओके, अगर उस टाइम 1,000 रुपए में आप जितनी चीजें खरीद पा रहे थे, आज उतनी चीजें 1,400 रुपए में खरीद रहे हो, तो आपकी इनकम बढ़ी नहीं है, आपकी इनकम घटी है। फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है आपको? आपको अपनी डिमांड ही कम करनी पड़ती है। राइट, ये हो रहा है। रियल इनकम भी गिरी है इंडियंस की, बट समझाए कौन? मीडिया तो गोदी में बैठा हुआ है। ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक। अब ये शायद पहली गवर्नमेंट होगी जिसने एजुकेशन को बिल्कुल एकदम दरकिनार कर रखा है। कैसे? ना सी, आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, बट अगर आप एजुकेशन में ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपना फ्यूचर ही खराब कर रहे हो देश का। आप कैसे गुमराह कर रहे हो लोगों को? हम आपको हिंदी में एमबीबीएस कराएंगे, करवा लो। बट द थिंग इज कि हिंदी में उस लेवल की क्वालिटी, उस लेवल की बुक्स अवेलेबल नहीं है। इवन यूपीएससी में भी बच्चे वो चीज फेस करते हैं कई बार कि वो कहते हैं यार इकोनॉमी में उतनी अच्छी क्वालिटी के राइटर्स की बुक नहीं मिलती है। अब तो फिर भी आने लगी पिछले कुछ टाइम से, बट थोड़ा सा 2012-13 तक चले जाइए, बच्चों के साथ सीरियसली प्रॉब्लम थी। जब 2013 में सिलेबस चेंज हुआ मेंस का, उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि हमें हिंदी में उतना क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो आपको एमबीबीएस की बुक्स मिल जाएंगी उतनी अच्छी। क्या वर्ल्ड ओवर आज हम लोग जितना भी मेडिकल पढ़ रहे हैं वो रिसर्च कहाँ से है? वो जो भी नई रिसर्च आती है वो अधिकतर कहाँ से आ रही है? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसों से आती है। क्या वो हिंदी में आती है? नहीं आती। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने और गुमराह करने की बात है कि हम हिंदी में कराएंगे। एक बात बताइए, कौन से नेता का बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में जा रहा है? या किस ब्यूरोक्रेट का बच्चा हिंदी मीडियम में जा रहा है? कोई नहीं जा रहा। लेकिन आप लोगों को गुमराह किया जाता है कि हम आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। इट्स नॉट अबाउट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एनी लैंग्वेज। द थिंग इज कि मुझे उस लैंग्वेज में पढ़ाइए जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज्यादा हों, जिसमें से आपके बच्चे को एम्प्लॉय, अच्छा जॉब मिल जाए, आप वो चीज पढ़ाइए। अगर वर्ल्ड ओवर हर बच्चा चाहता है कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में वो जॉब करे, अगर उन कंपनी की डिमांड इंग्लिश मीडियम की, या तो फिर आप चाइना की तरह, आप कहते हैं कि चाइना अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता है, तो चाइना ने अपनी यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई भी हैं, खुद की कंपनीज जो उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही। हमारे यहाँ बना लें फिर हम लोग इतनी बड़ी कंपनीज जो हिंदी में लोग पढ़े हुए बच्चों को जॉब दे दे। नहीं तो ये सिर्फ मिसगाइड करने वाली बात है। एजुकेशन स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए आपको ये बातें पढ़ाई जाती हैं। हम आपको हिंदी में एमबीबीएस करा देंगे, और हमारा मध्य प्रदेश ही पहला राज्य बना है और प्राउडली कहता है हम पहले राज्य बने हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में मेडिकल कराएंगे हिंदी में। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वी नीड टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। कई बच्चे होते हैं जिनको ये होता है कि हमें बुकिश नॉलेज नहीं समझ में आता, एंड कोई गलत भी नहीं है उसमें। ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, तो क्लास 8 के बाद आप उनको किसी फॉर्मल ट्रेनिंग में भेज दीजिए। ठीक, कई बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं छोटी सी उम्र में। राइट, वो बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं। कुछ का इंटरेस्ट 2D एनिमेशन बनाने में आ जाता है, कुछ का 3D एनिमेशन में आ जाता है, किसी का गेमिंग में आ जाता है। राइट, तो ये अच्छी चीजें हैं, ये इनका स्कोप ब्राइट है, इनकी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है आगे चल के। लेकिन द थिंग इज कि मैं स्कूल के जो सिलेबस है उसको पढ़ूं या मैं ये सीखूं, तो इसको सेपरेट करने की जरूरत है। आपका किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मत पढ़ो, जाओ जो स्किल लेनी है वो लो। द अल्टीमेट एम इज कि यू आर एबल टू अर्न। रियल वेज एंड अर्निंग शोड ए डिक्लाइन, और डिक्लाइन या फिर स्टैग्नेंट।
कि इवन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब क्या करती है, मिनिमम 480 पर डे इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट क्या दे रही है, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं या जो यूपी में जो बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया था, जो कॉल रिसीव करती हैं डिस्ट्रेस में, पुलिस के लिए काम कर रही हैं आउटसोर्सिंग में, ठीक है, सैलरी कितनी मिल रही है उनको, 7,000 से लेके 11,000। गवर्नमेंट यहाँ मिनिमम कितना कह रही है, 4,800, राइट, 500 पकड़ लें, 10 दिन का 5,000, तो महीने की कितनी हुई, 15,000। तो गवर्नमेंट तो खुद उतनी सैलरी नहीं दे रही है अपने वर्कर्स को जितना वो क्लेम करती है कि मिनिमम प्रेस्क्राइब रेट है 480 रुपए पर डे। तो आप खुद तो दीजिए पहले। एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, फॉर्मल यानी आपकी मंथली सैलरी वाले जॉब्स, हार्डली 9% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इज कैप्ट आउट ऑफ एनी सोशल सिक्योरिटी नेट। सिर्फ 9% है जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं या फॉर्मल जॉब है जिनके पास मंथली फिक्स सैलरी वाली जॉब्स हैं, बाकी सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। The individuals attain higher level of education, they are more likely to have access to more secure and formal employment option leading to higher average return। ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज्यादा हायर एजुकेशन लोगे तो आपको एक अच्छी वेल सिक्योर जॉब मिलेगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हायर एजुकेशन लेने के बाद तो और ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो आप। अब आप देख लीजिए कि ये रीजन क्या है इसका, ठीक है, और आपको बीजेपी का रियल फेस दिखेगा। फर्स्ट, thousands of posts have not been filled for years, not just thousand, 8 to 10 लाख पोस्ट अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खाली पड़ी है। हर एक स्टेट के पास ऑन एन एवरेज 2 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। अब ये सब भरने जाइए, आप आराम से 50-60 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेट, जॉब्स जनरेट कर सकते हैं एक साल के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट भरना नहीं चाहती, क्यों? उनका उनका लॉजिक क्या है इसके पीछे, सैलरी एंड पेंशन, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हमें कम करना है। और मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं, हमारे सारे एमपी एमएलए जितने हैं आज के भी और रिटायर्ड भी, मल्टीपल पेंशन लेते हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपया महीना पेंशन लेते हैं वो। और यूथ को जब जॉब देने की बात आती है तो 20-30 हजार रुपए की जॉब भी उनको एक्सपेंसिव लगती है, राइट। सेकंड रीजन देखिए, इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम जितने लोग रिटायर हो रहे हैं ना उसकी 1/3 वैकेंसीज को लैप्स करेंगे, उनको फिल नहीं करेंगे। यानी कि अगर 30 लोग रिटायर हो रहे हैं इस मंथ, तो इसमें से हम लोग 1/3 को लैप्स कर देंगे, यानी 10 वैकेंसीज हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएंगी, सिर्फ 20 पर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये सेकंड स्टेप है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का। थर्ड, ट्रेंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, राइट। रेलवे में पहले भर भर के नौकरियां आती थी, बैंक्स में बहुत जॉब्स निकलती थी, बट उसके बाद आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर करना शुरू कर दिया। आपने एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मुझे 30 वर्कर्स की जरूरत है, ठीक है, उस प्राइवेट कंपनी को आपने लमसम अमाउंट पे कर दिया और उस प्राइवेट कंपनी ने 30 लोगों को हायर किया। लेकिन क्योंकि हायर एक प्राइवेट कंपनी ने किया है, तो ये जॉब आपने जो जॉब कर रहे हो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं कहलाएगी, प्राइवेट जॉब कहलाएगी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर, जितने साल मुझे जरूरत है, 3 साल 5 साल जितनी भी जरूरत है, राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। ठीक है, तो थर्ड इन्होंने ये किया, रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ले आए। जैसे मैंने पुलिस वाला एग्जांपल दिया आपको, लड़कियों का यूपी का, ठीक है, वो कॉल अटेंड करती हैं पुलिस के लिए, जो डिस्ट्रेस में होते हैं उनके कॉल, लेकिन वो पुलिस के लिए जॉब नहीं कर रही हैं। पुलिस ने वो काम एक प्राइवेट फर्म को दिया, प्राइवेट फर्म ने इन लड़कियों को हायर किया और वो उनसे अपना काम करवा रही है। सरकार अपना लमसम अमाउंट प्राइवेट एजेंसी को देती है और फिर वो सैलरी देती है जितनी उनको देनी होती है, राइट, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आज जॉब है कल नहीं होगी, राइट। तो ये थर्ड रीजन। फोर्थ, क्लेमर फॉर कंसल्टेंसीज आर ब्लेम्ड फॉर डिप इन फॉर्मल जॉब। दिस फोर्थ रीजन, कंसल्टेंसी। एक बार इंडियन एक्सप्रेस में हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि आजकल गवर्नमेंट हर प्रोजेक्ट की तैयार करने के लिए, उसके एनालिसिस करने के लिए, उसकी ग्राउंड लेवल पर वो सब करने के लिए प्राइवेट एजेंसीज को हायर करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज को, कि इसकी आप स्टडी कर लीजिए, डीपीआर तैयार कर दीजिए कि हमें इस तरीके से एक जल जीवन मिशन चलाना है, तो उसके लिए ग्राउंड लेवल पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब तैयार करती है। तो उसके बाद प्राइवेट एजेंसीज को हायर करने लगे। पहले आप क्या करते थे, अपने खुद के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वो ट्रेनिंग देते थे कि जाइए इस तरह की हमें एक पॉलिसी बनानी है, इसकी ग्राउंड लेवल पर टेस्टिंग कीजिए, आप एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए इस तरह का, राइट। तो आपने ये काम भी प्राइवेट एजेंसी को फॉरवर्ड कर दिया। और इसमें करप्शन का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब एक सेक्रेटरी लेवल पे कोई बैठा होगा किसी मिनिस्ट्री में, सपोज कि जल शक्ति मिनिस्ट्री में बैठा है, अब वो एक बड़ी कंपनी से कहता है कि हमें एक कैनाल बनाना है, इस तरह की चीजें बनानी है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो अब वो ये देखता है कि कोई प्राइवेट फर्म ऐसा हो जहां से मुझे कुछ फायदा हो, रिश्वत नहीं लूंगा, बट क्या करूंगा, अब मेरे बेटे को अगर आप अपनी कंपनी में अच्छा पैकेज दे दें 30 लाख 50 लाख का, तो मैं आपकी प्राइवेट कंपनी को सरकार का ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा। इस तरह की चीज हो रही है। जिस प्राइवेट एजेंसी में ऑलरेडी किसी का फैमिली मेंबर सर्व करता है, वो कहते हैं अपने जरा पिताजी से, चाचा से, इनसे कहो जरा कि ये प्रोजेक्ट अगर इस कंपनी को मिल जाए तो आपको भी फायदा हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएंगी, डबल ट्रिपल कर देंगे हम, राइट। ये इस तरह का करप्शन चल रहा है हाई लेवल पर, राइट, कंसल्टेंसी वाला कल्चर। यार फिर आप लोग को अगर एक्सपर्ट एडवाइस ही लेनी है तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है कि आप आईएएस रिक्रूट कर रहे हो, अब जैसे कोई मेडिकल से सिलेक्ट हो रहा है,
राइट। कोई आईआईटी से सिलेक्ट हो रहा है तो फिर उनको आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मत दो ना, उनसे कहो कि आप अपनी फील्ड में पहले एक्सपर्ट बन जाओ और सीधे फिर सेक्रेटरी लेवल पे आइएगा, ताकि हमें आपकी एक्सपर्टीज मिले उसकी। जैसे कनिष्क कटारिया सेलेक्ट हुआ आईआईटी से, डोंट गिव हिम अ डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग, उन्हें कहिए कि आप अपनी आईटी फील्ड में ही काम कीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे सेक्रेटरी लेवल पर गवर्नमेंट के। ठीक है, ताकि आपके पास वो एक्सपर्टीज हो टेलीकॉम सेक्टर की, या जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, या मेडिकल हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो एक्सपर्टीज हो कि फिर आप सेक्रेटरी लेवल पर वो पॉलिसी खुद बना पाएंगे, हमें किसी प्राइवेट फर्म को हायर नहीं करना पड़ेगा एक्सपर्टीज एडवाइस के लिए। राइट, तो वो कर लीजिए अगर आपको करना है। ये 4 रीजन है जिसने आपकी जॉब्स के लिए ड्रॉट क्रिएट किया है। ओके, ये बातें आपको समझनी होंगी, नहीं समझोगे तो फिर गिग वर्कर बन के चलती रहेगी लाइफ, तो एज इट इज चल रही है बहुत लोगों की। लो रेट ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जैसे हाल मैन का है वैसे ही वेमेन का भी है। यंग वेमेन आर मोर लाइकली टू एंगेज इन एग्रीकल्चर देन यंग मैन, स्पेशली इन विलेज एरियाज। तो ये रिपोर्ट रेकमेंड क्या करती है, ये कहती है कि इंडिया 5 से 6% ग्रोथ रेट से ग्रो तो करेगा फॉर नेक्स्ट 15 ईयर, बट काफी सारे रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, हाई ग्रोथ हैव इंक्रीज द गैप बिटवीन स्किल सप्लाई एंड डिमांड। तो पहले तो ये स्किल गैप को हमें फुलफिल करना होगा, और वो होगा अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देकर। इन्होंने 5 मेजर्स रेकमेंड करे। फर्स्ट, मेक प्रोडक्शन एंड ग्रोथ मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। ठीक है, हमें ऐसे सेक्टर्स पे ज्यादा वर्क करना होगा जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, यानी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ जॉब्स, गिग वर्कर मत बनाइए अपने बच्चों को, अच्छी जॉब दीजिए। ओवरकम लेबर मार्केट इनक्वालिटीज, मैन वेमेन वाली। मेक सिस्टम फॉर स्किल ट्रेनिंग एंड एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज मोर इफेक्टिव, स्किल ट्रेनिंग जरूरी है। एंड ब्रिज द डेफिसिट इन नॉलेज ऑन लेबर मार्केट पैटर्न्स एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट। राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना होगा, जैसे कि आप इन बड़े बड़े कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। Steps to increase agriculture productivity, create more non-farm farm jobs, promote entrepreneurship, boost women participation in labor force. They also sought a minimum quality of employment and basic right of workers across all sector. ओके, अब यहाँ पर मैंने आपके साथ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में एक डिस्कस किया था अबाउट दिस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ओके, और हम ये भी पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, इट विल हिट इंडिया स्ट्राइक हार्डेस्ट। तो है क्या, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने ये फ्रेमवर्क साइन किया। अब ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल है जो ये कहता है कि देखिए हमें ये फॉरेस्ट वगैरह का जो एरिया है, जो बायोडाइवर्सिटी का एरिया है, रिवर हो, लेक हो, पूरे इकोसिस्टम, इनका जो एरिया है उसको इंक्रीज करना होगा। अब एक बात बताइए, अगर हम इन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर, फॉरेस्ट, इन सब का एरिया बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली कौन डिस्टर्ब हो रहा है इन सब करने से? डिस्टर्ब हो रही है वहां रह रही ट्राइबल कम्युनिटी। तो हम लोग इस तरह के जब ये चीजें साइन करते हैं, इस तरह के फ्रेमवर्क, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनको फॉलो करने जाएंगे तो सबसे ज्यादा हमारे जो ट्राइब्स जो रह रहे हैं उन फॉरेस्ट में, उनमें दिक्कत होगी। अब यहाँ से आसाम इजिली आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के, मैं भी समझाऊंगा आपको। देखिए, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल फ्रेमवर्क ये कहां से निकल के आया? ये निकल के आया सीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 से 2022 में। अब देखिए रियो समिट हुआ था 92 में, वहां से 3 एग्रीमेंट निकले थे, सीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूएनएफसीसीसी क्लाइमेट चेंज पर, राइट, और इसके अलावा सीसीडी डेजर्टिफिकेशन। तो इस सीबीडी के अंडर में ही ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना है। ठीक है, ये बना था कॉप 15 की जो मीटिंग हुई थी इसकी, राइट, 22 में, टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसने ग्लोबल विजन रखा वर्ल्ड के सामने, टू लिव इन हार्मनी विद द नेचर बाय 2050। 4 गोल सेटअप किए इसने, ये सब बोल बच्चन आप खुद पढ़ लेना। 4 गोल में से जो थर्ड गोल है, दिस टारगेट 3, इस टारगेट 3 ने कहा वी नीड टू इंक्रीज द टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एंड कोस्टल एंड मराइन एरियाज टू एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल एरिया। यानी कि हमें वर्ल्ड का 30% जो टेरेस्ट्रियल एरिया है उसको प्रोटेक्टेड एरियाज की डेफिनेशन में लाना है। अभी कितना एरिया है वर्ल्ड का? जस्ट 16%। तो इस 16% को हमें बढ़ा के करीब 30% वर्ल्ड का जो एरिया है उसको प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी में लाना है। यानी कि हमें ये सारे अपने जो एरियाज हैं कंजर्वेशन वाले, इनको बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे तो इससे डिस्टर्ब कौन होगा? ट्राइबल कम्युनिटीज जो वहां पर रहती हैं। अब पहले तो अभी नेशनल पार्क याद रख लीजिए, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में, कल को आ सकते हैं आपको मैच द फॉलोइंग में। इंडोनेशिया, उजुंग कुलोन नेशनल पार्क, बैंक पेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंबोडिया एंड कंबोडिया सी बोटुम सकोर नेशनल पार्क। ये 3 याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूपीएससी वो चीज आपसे एक्सपेक्ट करेगा जो न्यूज़पेपर में आ चुकी है, चाहे आपको टफ लगे या इजी लगे। याद रह जाए ठीक है, नहीं रह पाए तो स्किप कर देना, आ जाए क्वेश्चन तो। व्हाट अबाउट व्हाट दिस मीन फॉर इंडिया? सी हमारे यहाँ टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 106। उसमें से 89 नेशनल पार्क जो हैं, 84% ऑफ इंडियाज नेशनल पार्क वर established in areas inhabited by indigenous people। ठीक है, ये 89 जो नेशनल पार्क हमने बनाए वो उन एरिया से बनाए जहां पे ऑलरेडी ट्राइबल पीपल रह रहे थे पहले से। ओके, अब अगर हम इस जीबीएफ के टारगेट को मीट करने जाएंगे तो इनकी ट्राइबल की एग्जिस्टेंस और ज्यादा थ्रेटन हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। इसमें अगर हम टाइगर रिजर्व बनाने वाले हैं इसको, तो इससे 162 ट्राइबल विलेज डिस्टर्ब होने वाले हैं। नौरादेही ये हमारे मध्य प्रदेश में, ये भी 62 विलेज को अफेक्ट करेगा, ट्राइबल पीपल को अफेक्ट करेगा, राइट। उसी तरह बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, ये असम में है, ये भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 नाम भी जान लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। ओके, तो फिर क्या करें? ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज ए मल्टीलैटरल एग्रीमेंट लाइक दिस कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैन नॉट बी अमेंडेड, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू चेंज इट्स पॉलिसी। हम तो अमेंड नहीं कर सकते उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, लेकिन हम अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, वी नीड टू रिकॉग्नाइज द राइट टू फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एज गारंटीड अंडर पैसा एक्ट, ठीक है। उसने कहा था कि पंचायत का कंसेंट लेने के बाद ही हम कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेक फर्दर अमेंडमेंट्स टू लॉज टू मेक द ट्राइबल कस्टोडियन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एज नेचर हैज लार्जली बीन प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल रिलेशन विद द फॉरेस्ट। ओके, तो पहले तो हम ये पैसा एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करें कि पंचायत का कंसेंट होगा तो ही हम चेंज करेंगे। सिर्फ एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर लिया इसलिए हम चेंज करें, वो ठीक नहीं है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट ओनली टारगेट द ट्राइबल एरिया सिंपली बिकॉज दे डू नॉट मैटर इलेक्टोरली। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर रहती है थारू कम्युनिटी। अगेन आपके प्रेजेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये है आपका बिहार में। यहाँ पे कौन रहती है? थारूस, ओराउंस, मुंडास, राइट। उसी तरह पता है कई टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर है ही नहीं, सिर्फ नाम की टाइगर रिजर्व है। फॉर एग्जांपल सह्याद्री महाराष्ट्र में, सतकोशिया उड़ीसा में, कामलांग अरुणाचल, कवल तेलंगाना, दाम्फा मिजोरम, ठीक है। इनमें टाइगर्स है ही नहीं, 0% टाइगर्स हैं। और ये प्रेम से पूछे जा सकती हैं ये बातें, तो याद रखिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब इसमें जो कैटेगरी 5 है ना, कैटेगरी 5 कहती है कि अगर विंड स्पीड 250 किलोमीटर आवर से ज्यादा होगी तो हम उसको कैटेगरी 5 में रखेंगे। नाउ देयर इज नो कैटेगरी 6, ठीक है। बट बात ये है कि ये 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं ज्यादा स्पीड के साइक्लोन आ रहे हैं अब, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो साइक्लोन में जो विंड स्पीड होती है वो भी बढ़ती जा रही है। तो हमें कैटेगरी 6 बनाने की जरूरत है। यहाँ पर ये बात ये आर्टिकल कर रहा है क्योंकि 300 किलोमीटर से भी ऊपर की विंड स्पीड आ रही है आजकल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, हम ये विंड स्पीड मेजर कैसे करते हैं? तो हम करते हैं सैफिर सिम्पसन हुरिकेन विंड स्केल पर, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है और 5th कैटेगरी है 252 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की। नाउ फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन की एवरी ईयर। एवरी डिग्री ऑफ वार्मिंग देयर इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड ऑफ 12%। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्लोब का, तो विंड स्पीड भी बढ़ती जा रही है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, राइट। जैसे आप एग्जांपल देखें तो 5 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स विद विंड स्पीड ओवर 309 किलोमीटर पर आवर अकर्ड इन लास्ट 9 ईयर। इसलिए हमें कैटेगरी 6 बनाने की जरूरत है। ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड विंड स्पीड फार एक्सीड कैटेगरी 5 आर बिकमिंग कॉमन नाउ। The new category 6 scale for wind speed of over 309 किलोमीटर may be required। और वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन जो है, वेस्टर्न पैसिफिक, इसमें सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं। ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी 33% जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? वेस्टर्न पैसिफिक, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है ना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ चाइना सी वाला। ओके, नॉर्थ इंडियन बेसिन में सिर्फ 4% साइक्लोन आते हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन इज नॉट वेरी वल्नरेबल टू कैटेगरी 6 फ्रॉम, हमारे यहाँ नहीं आते हैं उतने। एंड देयर इज नीड टू रिविजिट इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं बट नियर फ्यूचर में आ सकते हैं, इसलिए हमें भी इसको विजिट करना चाहिए। सैंडलवुड के बारे में कुछ चीजें हैं। सैंडलवुड हम सब जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म में भी, अपनी फ्रेग्नेंट ऑयल के लिए फेमस है। वुड भी बहुत अच्छा होता है इसका, मेडिसिनल यूजेस भी काफी हैं, चेहरे पे पिंपल वगैरह। डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है और इसको हेमी पैरासाइट कहते हैं बिकॉज इट नीड 4 to 5 अदर ट्रीज ग्रोइंग अराउंड इट। और सैंडलवुड रूट्स फॉर्म में हॉस्टोरियम फॉर्म्स एन ऑक्टोपस लाइक होल्ड, ठीक है। इसकी रूट्स इस तरह की होती हैं। नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर देयर सीड टू सर्वाइव बियॉन्ड 1 सीजन। इनके जो सीड्स होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, और ऊपर से ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है इनके वुड का, तो उस वजह से देयर हैज बीन ड्रास्टिक फॉल इन नंबर ऑफ सैंडलवुड ट्रीज। आईयूसीएन ने सैंडलवुड को क्लासिफाई किया एज वल्नरेबल स्पीशीज, याद रखिएगा वल्नरेबल। एंड ऑस्ट्रेलिया इज नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सैंडलवुड एंड इट्स ऑयल, ठीक है। बस इतना ही याद जानना है। नेक्स्ट यहाँ पर श्रीलंका के ये पोर्ट वगैरह की बात की है चाइना ने कि हम कोलंबो को और हम्बनटोटा पोर्ट सिटी को अच्छा बनाएंगे। डैन्यूब रिवर के बारे में एक बात जान लीजिए, इट इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप आफ्टर रिवर वोल्गा। ओके, और ये ब्लैक सी में जाके गिरती है, ब्लैक सी में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रशिया ने फिर से न्यू अटैक करे हैं यूक्रेन पर। यूक्रेन की 2-3 सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में हैं, उनको ध्यान रखिएगा।
ये दवाइयों के बारे में हमने जाना ही है, कितनी सारी स्पूरियस ड्रग्स हैं। कल हमने कॉस्मेटिक्स एक्ट भी समझ गया था 1940, उससे रिलेटेड बातें हैं यहाँ पर देखिए, हमने कल ही समझा था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। दिस द लेजिस्लेशन एस्टैब्लिशेस अ नेटवर्क ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज both at central level and state level. Now, despite the drug regulation falling under jurisdiction of central government, now remember this, ड्रग्स का जो रेगुलेशन है वो किसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, सेंटर की, बट पब्लिक हेल्थ किसके उसमें आता है, वो आता है स्टेट लिस्ट में। ओके, ये बात याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई गई हैं, कई स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर एस्टैब्लिश अंडर 1940 एक्ट टू ओवरसी ड्रग रेगुलेशन विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। Now, state drug control bodies frequently struggle with understaffing and inadequate monitoring system, creating opportunities for companies to introduce spurious drugs into the market, sense through scrutiny। ठीक है, काउंटरफिट मेडिसिन बहुत ज्यादा है मार्केट में। काउंटरफिट मतलब होता है डुप्लीकेट। अरुणाचल प्रदेश, इसके बारे में काफी चीजें जानेंगे। अगर इस वीडियो में पूरी नहीं हो पाएगी तो मैं फाइल शेयर कर दूंगा, बिकॉज आईपैड की बैटरी जा रही है, 15% बची है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जानिए मेयर ट्राइब। एक मेयर ट्राइब रहती है, यहाँ पर आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, वी वांट बेटर एजुकेशन अपने घर के आसपास ही, और इंग्लिश में वो भी। और हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग क्या कह रहे हैं, एजुकेशन को छोड़िए, इंग्लिश में नहीं हिंदी में करा दीजिए हमें एमबीबीएस। ठीक है, एजुकेशन की बात ही नहीं करते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में यार। ठीक है, रिलीजन अपना पर्सनल मैटर है, राम भक्ति कृष्ण भक्ति वो ठीक है अपनी जगह, बट उसमें इतना अंधा हो जाना कि बिल्कुल एजुकेशन की बात ही मत करो, स्कूल की बात ना करो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर बना का इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, बट गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं है, इसकी फिक्र नहीं है उन नेताओं को। ठीक है, बच्चे नदियों में तैर के स्कूल जा रहे हैं, कहते हैं चुनाव बाद देखेंगे, बनवा देंगे ब्रिज। ओके, तो हमसे तो नॉर्थ ईस्ट के लोग अच्छे हैं जो इतने आउट में रह रहे हैं अरुणाचल में, बट इवन दे वांट बेटर एजुकेशन एंड दैट टू इन इंग्लिश। बट हम लोग नॉर्थ वालों को तो बहुत अच्छे से बेवकूफ बने हैं हम लोग धर्म में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, ये सब आप जानते होंगे, हम लोग बॉर्डर के आसपास के जो विलेज है उनको डेवलप करना चाह रहे हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, अरुणाचल में कमांग एरिया, ये जो कमांग है ये रिवर से ही ड्राइव होता है, इस कमांग का ही पार्ट है तवांग डिस्ट्रिक्ट। अभी ये सब मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो कमांग एरिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है सालों साल, और बाकी का बच जाता है, उसको कहते हैं रेस्ट ऑफ अरुणाचल। टोटल हमारी जो एलएसी है वो है 3488 किलोमीटर की, एंड उसमें से 1346 किलोमीटर आता है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल आते हैं हमारे। अभी हम चलेंगे अरुणाचल कवर करने अच्छे से। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो हमने लिया है वो हमने चाइना को काउंटर करने के लिए लिया है, क्योंकि उसने भी एक प्रोग्राम चला रखा है जाओकॉन्ग। ठीक है, ये विलेज सेटल कर रहा है एलएसी के बहुत करीब। क्यों कर रहा है, ताकि ये इसके जो विलेज में लोग रहेंगे वो हर्डर्स वो और आगे आगे पुश करते जाएंगे। मैंने आपको बताया था चाइना की एक पॉलिसी मैंने आपको पुराने डिस्कशन में डिस्कस की है, पुश एंड शोव, पुश एंड शोव स्ट्रेटेजी। ये क्या करती है, ये पहले क्या करते हैं, अपने हर्डर विलेजर जो होते हैं ना उनको आगे भेजते हैं, और आगे जैसे एलएसी है अगर ये, ठीक है, तो उसके अलावा कुछ एरिया ऐसे रखा जाता है नो मैंस एरिया, तो ये अपने लोगों को ना नो मैंस एरिया में भेजते हैं। और फिर हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, चलो हर्डर्स हैं जाने दो, बट ये करते 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 ये कहने लगते हैं नहीं हम तो हमेशा से आते थे इस एरिया में, ये तो हमारा है, ये कोई नो मैंस लैंड नहीं है, ये तो हमारा चाइना का एरिया है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये 2 कदम आगे आते हैं और फिर 1 कदम पीछे चले आते हैं। ठीक है, तो जो नो मैन एरिया यहाँ तक हो रहा था पहले, अब वो नो मैन लैंड एरिया कहाँ तक रह गया, सिर्फ यहाँ तक। यानी कि 2 कदम आगे आएंगे और फिर 1 कदम पीछे चले जाएंगे, और फिर एरिया स्टेप बाय स्टेप कैप्चर करते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पुश एंड शोव स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। इसी के लिए इसने विलेजेस बनाए हैं एलएसी के बहुत करीब, क्योंकि विलेजेस पे क्या है, आप आर्टिलरी फायर भी नहीं कर सकते, कल को अगर वॉर हो जाए तो नहीं कर सकते इतनी आसानी से। दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू एलएसी, very close to LAC, opposite Uttarakhand, Sikkim, Arunachal, which has raised apprehension in security establishment। उसी तरीके से किबितू है यहाँ पर, इंडिया फर्स्ट विलेज। ये हमने से नॉमेनक्लेचर चेंज किया था, पहले हम लोग इनको कहते थे इंडिया लास्ट विलेज, बट अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, इनको तो हम इंडिया का पहला विलेज कहेंगे, क्योंकि ये तो बेचारे बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, तो दिस इज इंडिया फर्स्ट विलेज और हमें इन पे फोकस करना है। ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत काफी सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई गई, एनवायरमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन स्किलिंग से रिलेटेड। मोबाइल कनेक्टिविटी इंप्रूव की गई है, अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड वाज एस्टैब्लिश्ड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक टेलीग्राफ सर्विसेज टू पीपल इन रिमोट एंड रूरल एरियाज एट अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइसेस। राइट, उस तरीके से काफी सारे पासेस हैं, केपांगला, पसांग सोनम सोलेक एंड ताकसांग गोम्फा। राइट, तो इनको याद रखेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट चीज पर। चलिए इसको 10 मिनट में खत्म करते हैं। पहले तो ये एरिया देख लीजिए आप, ठीक, ये है तवांग, ठीक है, और ये है पूरा कमांग। ये इतना जो एरिया है ये 3 डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ, तवांग, ईस्ट कमांग एंड वेस्ट कमांग। सारा जो डेवलपमेंट है ना अरुणाचल में वो इसी एरिया में हुआ है मोस्टली।
राइट। और बाकी का फिर जो बच गया यहाँ से पूरा ये इधर तक, इसको आप पूरा कहते हैं रेस्ट ऑफ अरुणाचल। इसमें ज्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब इस पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है। राइट। इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम जान लीजिए। फर्स्ट, ये है कमांग रिवर, उस एरिया का नाम इसी रिवर पे रखा गया है। ये है आपकी सुबनश्री रिवर, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, इसी को दिहिंग भी कहते हैं। ओके। और ये है दिबांग रिवर, और ये है लोहित रिवर। ये 4 रिवर इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को ही दिहिंग रिवर कहा जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो आपको याद रखने होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बोमडीला पास। ठीक है। इसके अलावा तुंगा पास इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपका तीफर पास इंपॉर्टेंट है, दिहांग पास इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और इसके अलावा ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा चंगन पास। ठीक है। इसके अलावा हिल्स याद रखने, और हिल्स के नाम पर इनके ट्राइबल्स के भी नाम है, दाफला, मिरी, अबौर, मिशमी एंड पटकाई। अगर याद ना रहे तो आप एक वर्ड याद रख लीजिएगा, डियर मैम प्लीज। ओके। डियर से दाफला, मैम से मेरी, अबौर, मिशमी एंड प्लीज से पटकाई बूम। ठीक है। ये चारों, और सेम नाम ही इनके ट्राइब्स के भी नाम है। ओके। और आगे चलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट ब्रिज न्यूज में रहे हैं पिछले कुछ साल में। फर्स्ट इज धोला सादिया ब्रिज। कहां बना है? मैंने आपको यहाँ पे कौन सी रिवर दिखाई अभी ऊपर? मैंने आपको ऊपर कौन सी रिवर दिखाई? लोहित रिवर, राइट। और यहीं पे बना हुआ है आपका धोला सादिया ब्रिज। ओके। ये बना हुआ है आपका लोहित रिवर पर। ठीक है। उसी तरीके से बोगी बील ब्रिज बना हुआ है। ये बना हुआ है आपका ब्रह्मपुत्र में। ये असम के हैं, बट न्यूज में रहे हैं तो हमें थोड़ा जानना चाहिए इनके बारे में। राइट। धोला सादिया ब्रिज ऑन लोहित रिवर, पोगी बील ब्रिज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड कोलिया भोमारो ब्रिज। ठीक है। ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने ये एक अरुणाचल का फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो पूरे अरुणाचल की जो एलएसी के आसपास का एरिया है उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मूव कर पाए अपने ट्रूप्स को एफिशिएंटली। तवांग से स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन आए थे ना, हमने देखा था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और वो सब, चाइना वगैरह का। ठीक है। तवांग, ईस्ट कोमांग, अपन सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, तुतिनांग एंड मेचुका, ऊपर अपर सियांग, दिबिंग वैली, डिसैली, चांगला, तिब्बती, इसी पे आर्टिकल आया था जो अभी देखा हमने, टोंग, हवाई एंड विजयनगर। सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट याद रखिएगा। तवांग से शुरू होकर विजयनगर तक जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ओके। ब्रिज ही है धोला सादिया ब्रिज, बोगी बील ब्रिज। उसके अलावा ये दुबरी फुलबारी, ये दो को कनेक्ट करेगा। ये आपके असम की दुबरी से मेघालय के फुलबारी तक कनेक्ट करेगा। ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल में नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉलिंग, और मॉलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नामदाफा। नामदाफा को जानेंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व एक ही है, दिहिंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी सारी हैं। ठीक है। कामलांग एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसमें से ईगल नेस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पक्के या पाखुई भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, सेम है दोनों, पक्के एंड पाखुई। ठीक है। इनकी लोकेशंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्पेशली हमें 2 चीज याद रखनी है, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7 एंड पाखुई नंबर 10। ठीक है। इनको याद रखना है, 2, 4, 5, 7, 10। राइट। दिस इज 2। ठीक है। दिस इज नंबर 10, दिस इज नंबर 4। ठीक है। 5 कहाँ है? ये रही 5। ठीक है। ये हमें याद रखनी है बस। ठीक है। तो आपको लोकेशन का एक अंदाजा रहेगा कहाँ पर है। नामदाफा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अच्छा, मुझे इतनी मस्ती क्यों चढ़ रही है, मतलब मैं क्यों क्यों बता रहा हूँ आपको ये इतना अरुणाचल के बारे में, क्वेश्चन आए हुए हैं। सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज क्लाइमेट हैज ए क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल? कौन सा नेशनल पार्क है जहां का क्लाइमेट में ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल? अब अरुणाचल की लोकेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप के हमें मिलते हैं। टेम्परेट भी मिलेगा, आर्कटिक भी मिलेगा, हर टाइप का क्लाइमेट यहाँ मिलेगा हाइट की वजह से। इसका आंसर यही था, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक। उसी तरीके से ये इसने अलग अलग जगह से लिया। सी, गारो हिल से, बैरल रेंज, कौन सा कहाँ पर है, लोकटक वगैरह। ठीक है। तो नामदाफा कहाँ पर है? डाफला रेंज। मैंने आपको नामदाफा कहाँ पे दिखाया है, थोड़ा अंदाजा लगाइए। ठीक। नामदफा मैंने आपको यहाँ दिखाया ना। ठीक है। और डाफला रेंज कहाँ थी? इधर थी ना, डियर मैम। ठीक है। डाफला, मिरी, अबौर, मिशमी, और यहाँ पे क्या थी? पटकाई। तो डाफला तो यहाँ है, तो नामदाफा यहाँ है। तो क्या ये ऑप्शन, ये मैच गलत होगा? ठीक है। 3 को हटा दीजिए यहीं से, तो ये भी गया, ये भी गया। उसके बाद खेल रह गया सिर्फ ए और बी में। जब मैं आपको असम कराऊंगा तो वो भी जान जाओगे। राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। नामदाफा,
नामदफा का नाम इस नाम की रिवर ही ओरिजिनेट होती है यहाँ से, इसलिए रखा गया है। और ये रिवर पे मिल जाती है नो दिहिंग रिवर में, और फिर ये नो दिहिंग रिवर जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। राइट, इट इज लोकेटेड बिटवीन धापा बूम रेंज ऑफ मिश्मी हिल्स एंड पटकाई रेंज। सी, मिश्मी और पटकाई के बीच में आ रही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा, डाफला, तो डाफला में तो है ही नहीं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, दिस इज फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो पहले तीन कौन से हैं? सबसे बड़ा है हेमिस लद्दाख वाला, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ये टॉप 3 है एरिया वाइज। एस्टैब्लिश कब किया गया ऐसा नेशनल पार्क? 1983 में, जिस साल हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था। ओके, और फिर इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया सेम ईयर में। नेशनल पार्क भी उसी ईयर बना, टाइगर रिजर्व भी उसी साल बन गया। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी काफी है यहाँ पर। बट रिमेंबर, इट इज द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव 4 फेलाइन स्पीशीज ऑफ बिग कैट। दैट इज टाइगर भी मिलेगा यहाँ पर, लेपर्ड भी मिलेगा, स्नो लेपर्ड भी मिलेगा एंड क्लाउडेड लेपर्ड भी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का ऐसा पार्क है जहां पर ये चारों मिलते हैं। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज नामधाफा फ्लाइंग स्क्विरल। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसका अभी याद रह जाएगा। दी ओनली एप स्पीशीज फाउंड इन इंडिया इज इन दिस नेशनल पार्क। एप का जो एक स्पीशीज हमें यहाँ मिलता है, ये सब मैं प्रीलिम्स रिवीजन स्टेज में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये पक्के टाइगर रिजर्व का है, ये आप खुद से पढ़ लेना, आई एम नॉट गिविंग मच टाइम टू इट। बट ये पक्के टाइगर रिजर्व में ना हमें हॉर्नबिल मिलते हैं। हॉर्नबिल के बारे में एक बात जानिए, इंडिया इज होम टू 9 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है हॉर्नबिल की। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ना, ये प्यारा सा पक्षी। अब 9 पूरे इंडिया में मिलते हैं। आउट ऑफ दिस 5 हॉर्नबिल स्पीशीज आर फाउंड हियर इन दिस पक्के पक्के टाइगर रिजर्व में। ओके, नाउ इनमें से कौन सा है? वेदर्ड हॉर्नबिल, ब्राउन हॉर्नबिल एंड रूफोस नेक्ड हॉर्नबिल। अदर टू स्पीशीज, दैट इज ग्रेट हॉर्नबिल एंड ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल, also occur in other parts of India. Great hornbill is the state bird of अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट ईयर आपसे ना एक क्वेश्चन आया था 2022 में, बहुत इजी, महाशीर। ठीक है, ये स्टेट फिश है हमारे मध्य प्रदेश की। और उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 में से बस यही पूछा था इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है। तो एमपी का हर बच्चा जानता होगा कि महाशीर इज ए फिश, स्टेट फिश है वो हमारे यहाँ की। ठीक है, तो वो इसलिए उसने आंसर टिक कर दिया होगा। तो स्टेट बर्ड है ये अरुणाचल का एंड केरल का, याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और वल्नरेबल है ये आईयूसीएन स्टेटस इसका। और इसी के नाम पे नागालैंड में फेस्टिवल भी होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का द हिंदू एनालिसिस। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।